लेक्चर सुनिएगा ध्यान से, चीजों को समझिएगा, समझने वाला चीज है। अब बड़ी अच्छा बात बताएंगे। इतिहास कहानी है, कहानी, समझ गए? इतिहास मजेदार सब्जेक्ट, रोमांचक सब्जेक्ट, एक से बढ़कर एक कहानी है इतिहास में। पिछले क्लास में जो बात पढ़ाए थे उसी से संबंधित प्रश्न जो है यहां पर है, और रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 2 मिनट में इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। चल रहा है नहीं? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन? आर्य न। कहां से आए? मध्य भाषा, संस्कृत न। किसने किया? मैक्स 1853। आर्य का शब्द श्रेष्ठ या कैसी शब्द? ग्रामीण। कैसी? ग्रामीण। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। कालखंड 1500 से ऋग। आर्य सभ्यता का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता? सप्त सैन्य। सप्त आर्यों की सबसे पवित्र सरस्वती। गंगा नदी की चर्चा, सतलज, शत्रुदी, क्या शत्रु, इंडस। कितनी नदी? 7 नदियों का। कौन सी 7 नदी? चलिए अब एगो बात जो है भाई जी लोग लिख लीजिए, तो नोट में जो है लास्ट में नोट में हम एक आपको पॉइंट लिखाए थे। ऑनलाइन वाले लोग याद है ना आपको? जो रेगुलर क्लास किए होंगे उनको याद होगा। ये पॉइंट लिखाए थे कि ऋग्वेद और ईरान के मूल ग्रंथ जैन अवेस्ता में कई सारी समानताएं लिखाए हैं। एगो बात और जानिए और उसको फिर कॉपी में आप लिख लीजिएगा। देखिए भाई जी लोग, आपको जो शनिवार को हम आपके लिए पूछे हुए 50-55 क्वेश्चन लेके आए थे, उसमें एगो क्वेश्चन था, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? बताए थे। जो क्लास किए होंगे वो जानते होंगे। ब्राह्मी। क्या? ब्राह्मी नहीं लेके आए थे, ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल था, होना चाहिए। तो ये बात नहीं ना बताए थे, वो नहीं बताए थे। हम ये चैप्टर पढ़ाने के दौरान नहीं बताए हैं, ठीक है? नहीं ना बताए हैं। तो जो आप समझिएगा, ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वह ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद जिस लिपि में लिखी गई है वह ब्राह्मी लिपि है, और जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि जो है आपको बाईं से दाईं, ये आपको बायां भाग है और ये आपको दायां भाग है, ये आपको दायां भाग है। तो ब्राह्मी लिपि जो है यहां से इस ओर लिखी जाती है, फिर आपको यहां से इस ओर लिखी जाती है। जैसे आप लोग लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं? पहला लाइन बायां से दायां, फिर से बायां से दायां, फिर से बायां से दायां, तो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। और जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। और जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, जब आप
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 को पढ़िएगा। अनुच्छेद 343 यह कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो जो देवनागरी है वह भारत की संवैधानिक लिपि है, भारत की संवैधानिक लिपि है। और देवनागरी के ही प्राचीनतम रूप ब्राह्मी और ब्राह्मी का ही आधुनिकतम रूप देवनागरी। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? हाँ या ना? ब्राह्मी का आधुनिकतम रूप यानी ब्राह्मी का जो आधुनिक यानी नया रूप है वह देवनागरी है, और देवनागरी का जो प्राचीनतम रूप है वह आपको ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी। बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1991 में यूपीपीसीएस में पूछा गया था। और देखिएगा आगे आने वाले दिनों में बिहार के भीतर किसी न किसी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो नीचे से इसको नोट में नोट डाउन करना है। नोट में इससे पहले पॉइंट को पहला पॉइंट बनाए थे, इसके बाद दूसरा पॉइंट बनाइए और लिखिए। उसको खरोष्टी लिपि कहा जाता है, अरबी लिपि कहा जाता है, खरोष्टी कहा जाता है। उस सब की चर्चा आगे जो है ईरानी आक्रमण जब होगा वहां पर बताएंगे। ठीक है, लिखिएगा 2 नंबर में ऋग्वेद की मूल लिपि। देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें, आप आकर के यहां बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, यहां पे एक टूल भी है, एगो टूल है, बाद बाकी लोग यहां बैठ सकते हैं। अब आपकी मर्जी, बैठना है बैठिए, नहीं बैठना मत बैठिए। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है, ब्राह्मी है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है, ब्राह्मी है, ब्राह्मी है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है, फुल स्टॉप। ब्राह्मी लिपि बायां से दायां, ब्राह्मी लिपि बायां से दायां, ब्राह्मी लिपि बायां से दायां लिखा जाता है। ब्राह्मी लिपि बायां से दायां लिखा जाता है, बायां से दायां लिखा जाता है। इस लिपि को पढ़ने में यानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में, इस लिपि को पढ़ने में, इस लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता, इस लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता, इस लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता, सर्वप्रथम सफलता, सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप को लगी थी, जेम्स प्रिंसेप को लगी थी, जेम्स प्रिंसेप को, बोर्ड पे लिखा हुआ है देखिए ना बकलोलवी, जेम्स प्रिंसेप को लगी थी। कोई दिक्कत नहीं है, लगी थी मिली थी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझिए, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिकतम रूप, 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 आधुनिकतम रूप देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत,
अनुच्छेद 343 के तहत भारत की संवैधानिक लिपि है। भारत की संवैधानिक लिपि है। भारत की संवैधानिक लिपि है। यह लिपि भी बाईं से दाईं ओर, यह लिपि भी बाईं से दाईं ओर, यह लिपि भी बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। यह लिपि भी बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। चलिए अब समझिएगा, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। जो वैदिक काल है, वैदिक काल है, वैदिक काल को हम लोग दो भाग में, कितने भाग में? दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। और जो दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं, एगो ऋग्वेदी और दूसरा उत्तर। ये बात स्पष्ट है ना? कोई ऐसे हैं जिसको ये बात स्पष्ट ना है? सब हैं, सबको स्पष्ट है। ये मान के हम आगे बढ़े ना। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व। और इस अवधि के दौरान सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। और इस अवधि के दौरान सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, जिस वजह से यह जो अवधि है, यह जो कालखंड है, यह कालखंड ऋग्वेदिक कालखंड कहा जाता है। और इस कालखंड के विषय में जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से ही मिलती है। अब ऋग्वेदिक काल के सामाजिक स्थिति, सामाजिक जीवन या सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक जीवन, आर्थिक स्थिति या आर्थिक जीवन, और इसके बाद जो है धार्मिक स्थिति या धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के विषय में पढ़ते हैं हम लोग, के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता पढ़ाते हुए हम आपको सामाजिक स्थिति या सामाजिक जीवन का मतलब समझाए थे, राजनीतिक जीवन का मतलब समझाए थे, आर्थिक जीवन का मतलब समझाए थे, और धार्मिक जीवन का मतलब समझाए थे, हमको याद है। लेकिन फिर भी यहां पर हम आपको फिर से बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज ऐसा है कि जो जल्दी दिमाग में घुसता न है, जल्दी समझ में आता न है। सामाजिक जीवन या सामाजिक स्थिति में, समाज में किस किस वर्ग के लोग हैं, मतलब कौन कौन जाति के लोग हैं, कौन कौन धर्म के लोग हैं, समाज में पुरुषों का वर्चस्व है या महिला का वर्चस्व है, समाज में पुरुष को कौन अधिकार है, महिला को कौन अधिकार है, महिला को ज्यादा अधिकार है कि कम अधिकार है, कौन प्रथा प्रचलित है, कौन प्रथा प्रचलित नहीं है। ये सब चीज हमें सामाजिक जीवन या सामाजिक स्थिति में देखना होता है। राजनीतिक स्थिति में शासन प्रशासन को देखना होता है। शासन कौन कर रहा है, किस पद्धति के तहत कर रहा है,
कौन से प्रशासनिक संगठन है? आर्थिक जीवन के अंतर्गत लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर, व्यापार पर, उद्योग पर, किस पर आधारित है? लोग क्या व्यवसाय करते हैं? लोगों का व्यवसाय क्या है? और धार्मिक जीवन के अंतर्गत लोग किस धर्म को मानते हैं? लोग किस देवी देवता की पूजा करते हैं? यह सब धार्मिक जीवन के विषय में, धार्मिक जीवन के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो कुछ दिमाग में जा रहा है? फिर ये जो है, आप चिंता मत कीजिएगा, दिमाग में हम ठान लिए घुसाइए करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात जो है हम आपको उत्तर वैदिक काल में भी समझाएंगे, मौर्य काल में भी समझाएंगे, गुप्त काल में भी समझाएंगे, फिर दिल्ली सल्तनत में भी समझाएंगे, मुगल में भी समझाएंगे, यहां से लेकर मुगल तक जाएगा और सब जगह थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देंगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझिएगा तो आपका कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं। समझिएगा। चलिए अब समझिएगा यहां पे सामाजिक जीवन। पहली बात, ऋग्वैदिक समाज में कितने वर्ण के लोग रहते थे? कितने वर्ण के लोग रहते थे? आप ऋग्वेद वोमिटिंग होगा, कर लीजिए, कोई बात नहीं। काहे हो महाराज, ठंडा से बचिए, ठीक है। अब आइएगा, आप ऋग्वेद के 10वें मंडल को पढ़िए। ऋग्वेद का 10वां मंडल यह कहता है कि परम पिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से, पैर से, मतलब ऋग्वेद का 10वां मंडल जो ये बात कहता है, मतलब कहीं ना कहीं ऋग्वेद का 10वां मंडल इस और इशारा करता है कि ऋग्वेदिक कालीन समाज में 4 वर्ण के लोगों की उपस्थिति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद ऋग्वेद के 10वां मंडल का पुरुष सूक्त ही यह भी कहता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य डॉक्टर हैं, वैद्य डॉक्टर हैं, मेरी माता अन्न पीसने वाली गृहिणी है। समझिएगा, अन्न पीसने वाली गृहिणी है। और जो अध्ययन अध्यापन करता है उसको ब्राह्मण, जो शासन प्रशासन करता है क्षत्रिय, जो कृषि पशुपालन करता है वैश्य, और जो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करता है शूद्र। ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करता है शूद्र, शूद्र, शूद्र। मैं कवि हूं। कवि कौन हो सकता है? जो विद्वान है, जो अध्ययन अध्यापन करता है, वही कवि हो सकता है। मैं कवि हूं मतलब मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, मतलब एक प्रकार से व्यापार कर रहा है, वेश्य की श्रेणी में आ जाएगा डॉक्टर सब, वेश्य। मेरी माता गृहिणी, मतलब सबकी सेवा कर रही है, मतलब वो शूद्र है। मतलब एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब रह रहा है। ये क्या दिखाता है कि उस समय वर्ण 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 का निर्धारण काम के आधार पर होता था।
जो जैसा काम करता था उसको वैसा या उस वर्ण का माना जाता था, उसको वैसा या उस वर्ण का माना जाता था। तो ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण का निर्धारण होता था कर्म के आधार पर, काम के आधार पर, कर्म के आधार पर, काम के आधार पर। आप पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं। आप शासन प्रशासन देख रहे हैं, क्षत्रिय हैं। आप कृषि पशुपालन कर रहे हैं, शूद्र हैं। ऊपर के तीनों वैश्य हैं। आप ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा कर रहे हैं, शूद्र हैं। मतलब ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण का निर्धारण होता था, वर्ण का निर्धारण जो है आपको कर्म के आधार पर होता था। कर्म किस आधार पर? कर्म। और 4 वर्णों की उपस्थिति थी, आपने देखा ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इतना बात क्लियर है। इसके बाद आपको समाज में महिला पुरुष सभी थे। इस समय अगर बात की जाए तो इस समय महिलाओं की स्थिति, इस समय महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, इस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, काफी अच्छी थी महिलाओं की स्थिति। इस समय कैसे हम कह सकते हैं महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी? क्योंकि इस समय महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस समय की महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। इस समय की महिलाएं अगर चाहे तो जीवन भर अविवाहित रह सकती थी, जीवन भर अविवाहित रह सकती थी। यानी मन है विवाह नहीं करने का तो विवाह नहीं करेगी। ऋग्वेदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं अमाजू कहलाती थी। अमाजू, ऋग्वेदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं अमाजू कहलाती थी। आप वर्तमान स्थिति में ही देखिए, अपने समाज में देखिए, क्या आपके समाज में हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिलता है? नहीं मिलता है। हर लड़की को आपके समाज में क्या पटना, दिल्ली, बंबई, अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा जाता है? नहीं। गिने चुने लड़कियों को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। इस समय पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। और इस समय जिससे मन है उससे विवाह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज कर सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। अगर आप करेंगे, मेरे जैसा गार्जियन रहेगा सीधा काट के गंगा में बहा देगा। समझ गए? कुछ गार्जियन अच्छे भी होते हैं, हम अच्छे गार्जियन की श्रेणी में नहीं आते हैं। समझ गए? चलिए सुनिएगा, प्यार अच्छा चीज है, समझिए, गलत चीज नहीं है। लेकिन अभी के समय में प्यार है ही नहीं। समझ गए? अब सुनिए यहां पे, इस समय अरे सुनिए ना, इस समय विवाह 2 प्रकार के होते थे। इस समय विवाह 2 प्रकार के होते थे। समाज में विवाह 2 प्रकार के होते थे। समाज में विवाह जो 2 प्रकार का होता था, एगो अनुलोम और एगो प्रतिलोम। एगो प्रतिलोम। अनुलोम विवाह किसे कहा जाता था? जब उच्च वर्ण के पुरुष
का विवाह निम्न वर्ण की महिला के साथ होता था, निम्न वर्ण की महिला के साथ होता था। तो इसी को जो है अनुलोम विवाह, यानी पुरुष ब्राह्मण है, महिला शूद्र है, ब्राह्मण पुरुष के साथ शूद्र महिला विवाह कर रही है, कोई आपत्ति नहीं था। इस समय वर्ण व्यवस्था में जटिलता नहीं आई थी, वर्ण व्यवस्था में जटिलता नहीं आई थी। इसके बाद प्रतिलोम विवाह, जब उच्च वर्ण की महिला, उच्च वर्ण की महिला का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष, निम्न वर्ण के पुरुष, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता था, तो इसको प्रतिलोम विवाह, मतलब महिला ब्राह्मण है, लड़का शूद्र है, महिला ब्राह्मण है, पुरुष शूद्र है। जैसे उत्तर प्रदेश का एगो विधायक था, कोई झाजी था, उसकी बेटी थी साक्षी, समझ, साक्षी उसका नाम था, हाँ साक्षी ही नाम था। तो वो जो है किसी निम्न जाति के लड़का से लव मैरिज की थी, ठीक है, तो उसका विवाह जो है ऋग्वेदिक काल के संदर्भ में प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आएगा, प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आएगा। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि दो प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। जब उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की महिला के साथ होता था, अनुलोम विवाह। जब उच्च वर्ण की महिला का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता था, प्रतिलोम विवाह। और ऋग्वेदिक काल में जो चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उपस्थिति थी, ब्राह्मण को सबसे ऊपर का दर्जा, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र, सबसे कम अधिकार शूद्र को मिलता था। समाज में सबसे दयनीय स्थिति जो है शूद्रों की होती थी, लेकिन वही सबकी सेवा करता था। बताइए, सबकी सेवा कर रहा है और स्थिति सबसे गड़बड़ उसी का था, समझ गए? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी। तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह समझ में आ रहा? तो एक बात बताएं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, यही दो प्रकार से ऋग्वेदिक काल में विवाह होता था, यही दो प्रकार से ऋग्वेदिक काल में विवाह होता था। मतलब उच्च जाति के लोग निम्न जाति से, निम्न जाति के लोग उच्च जाति से विवाह करते थे। तो वर्ण व्यवस्था में जटिलता इस समय नहीं आई थी। और इतना ही नहीं, आज के डेट में गार्जियन आपको ऐसी अनुमति नहीं देगा। अब आप नहीं मानिएगा तो मन मार करके गार्जियन दे देगा अनुमति कि ठीक है कर लो, तुम्हारा जीवन है, तुम जानो। लेकिन आज के जो गार्जियन है बड़ी रूढ़िवादी है, समझ, बड़ी रूढ़िवादी है। अपने जात में बकलोलबों से विवाह कर देगा, समझ लो। और दोसर जात में बढ़ियों है तो उससे विवाह नहीं करता है गार्जियन, समझ गए? तो लड़की को बोल रहे हैं, लड़का को नहीं बोल रहे हैं, समझे? आप लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, समझ गए? जो पड़ेगी हमको पता चला, जिंदे गाड़ देंगे हम, समझ गए? अब पढ़िएगा भी तो हमको पता नहीं चलना चाहिए, बस। चलिए सुनिए अब। तो इसके बाद अगली बात आप समझिएगा कि जो है आपको, एक तो ये बात हो गई, और आज के डेट में लड़की अगर कहे कि हम विवाह नहीं करेंगे, गार्जियन मानेंगे, पिताजी मानेंगे? एकदम नहीं, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। लड़का कहेगा नहीं करेंगे, पिताजी कहेंगे जाओ न बोखो न, कोई दिक्कत नहीं, मत करो तुम, समझ गए? तो आप लोग गलतियों से नहीं कहिएगा कि नहीं करेंगे, तो होबो नहीं करेगा। लड़की लोग तो कह सकती, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय की महिलाएं आजीवन अविवाहित रह सकती थी। उसके बाद देखिए, अगर विवाह हो गया, विवाह होने के बाद अगर ऋग्वेदिक काल में विवाह हो गया, महिला पुरुष का विवाह हो गया, विवाह होने के बाद मान लिया जाए किसी महिला को
अपने हस्बैंड से संतान नहीं हो रहा है, समझ, अपने हस्बैंड से संतान नहीं हो रहा है। कभी काल ऐसी चीजें समाज में आपको देखने को मिलती है, समझ, नहीं हो रहा है। इस स्थिति में जो है डॉक्टर से दिखाती है, किसमें प्रॉब्लम है, नहीं है, समझ गए। अब महिला में प्रॉब्लम है, पुरुष में प्रॉब्लम है, डॉक्टर से दिखाने के बाद ही पता चलता है। आज के डेट में, उस समय में तो डॉक्टर नहीं था, तो उस समय में थोड़े पता चलता था कि दिक्कत किसमें, महिला में दिक्कत है कि पुरुष में दिक्कत है, नहीं है। उस समय महिलाओं को इतनी अधिक स्वतंत्रता थी कि अगर किसी महिला को अपने पुरुष से, अपने हस्बैंड से, अपने पति से संतान नहीं हो रहा होता था, तो वो महिला अपने अभिभावक से, अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से अनुमति लेकर अपने देवर के साथ संभोग करके संतान की उत्पत्ति कर सकती थी। इतनी अधिक स्वतंत्रता ऋग्वेदिक काल में थी। इस प्रथा, अब हंस रहे हैं, अजीब बात है आप लोग। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था, समझ गए। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था, नियोग प्रथा। क्या ऐसी स्वतंत्रता आज मिल सकती है? नहीं, ऐसी स्वतंत्रता आज नहीं मिल सकती है। पूरे भारतीय ऐतिहासिक कालखंड में, पूरे भारतीय ऐतिहासिक कालखंड में 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर आज तक, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर आज तक के कालखंड को अगर आप देखते हैं, जितनी स्वतंत्रता महिलाओं को ऋग्वेदिक काल में मिली हुई थी, उतनी स्वतंत्रता कभी महिलाओं को नहीं मिला है, समझिए। कभी भी महिलाओं को उतनी अधिक स्वतंत्रता जो है आपको नहीं मिली है। अब इस समय जैसे आज जो है, आज अगर आप परिवार को देखेंगे तो आज छोटा छोटा परिवार होने लगा है। आज एकल परिवार, एक परिवार होता है, माँ बाप संतान, ठीक है। अगर माँ बाप का माँ बाप जिंदा है तो वो भी होते हैं, समझ गए। और अगर 2-3 भाई हैं तो माँ एक तरफ, पिताजी एक तरफ, समझ गए। ये बड़ी गंदा चीज है, समझे, बहुत गंदा चीज है ये। हमको इस चीज से बड़ी नफरत है, समझ गए। हम अपने घर का बात बता रहे हैं, ठीक है, हम अपने घर का बात आप लोग बोलिएगा अपना बड़ाई कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी हमारे पिताजी भी 2 भाई, तो बंटवारा हुआ, तो बंटवारा के बाद जो है हमारे पिताजी छोटे हैं। ऐसे भी माँ बाप को छोटा संतान से थोड़ा ज़्यादा लगाव, सबसे छोटे हैं तो माँ बाप को छोटा संतान से थोड़ा ज़्यादा लगाव होता है। जैसे हम अपने घर में बड़े हैं, हम भी 2 भाई हैं, तो हमको, यानी हमारा जो छोटा भाई है, छोटा भाई को माँ बाप से बहुत लगाव, हमसे कोई लगाव ही नहीं है, समझिए। सच यही है, सच ये है, सही बात बता रहे। अब बताइए, अगर लगाव होता तो 7 साल 8 साल के बाद हम घर जाते, बताइए। लगाव होता तो 2 महीना पे घर हम चले जाते, समझ गए। तो सच यही है। चलिए वो सब बात छोड़िए, हम अपने परिवार का बात बता रहे हैं कि जब हमारे परिवार के बीच विभाजन हुआ था, यानी पापा के भाई में, यानी हमारे पापा और अंकल में बंटवारा हुआ था, तो उसमें जो है सारा संपत्ति, दादाजी का सारा संपत्ति वितरित किया गया। तो उसमें जो है दादी हमारे तरफ आई थी, ठीक है, और दादाजी जो है बड़े पा की तरफ गए थे। तो फिर ये चीज़ जो है, हम हॉस्टल में रहते थे, हम बचपन से ही हॉस्टल में ही रहे हैं। तो हॉस्टल में रहते थे तो कभी काल घर आना होता था, तो हमको ये चीज़ बड़ी खराब लगता था, समझ गए। और हम अपने गार्जियन को ये बात बोले थे, ठीक है, पापा से तो बात नहीं करते थे, अभी भी बात नहीं करते, सच यही है। माँ को बोले थे कि हम अब हॉस्टल से तब आएंगे जब दादा दादी दोनों मेरे साथ रहेगा, तब हम हॉस्टल से आएंगे, नहीं तो हम छुट्टी में भी हॉस्टल से अबे नहीं करेंगे। और बड़ी जिद्दी थे, बचपन से ही बड़ी जिद्दी, जो कह देते थे वही करते थे, समझ गए। तो अंतिम में जो है
ना चाहते हुए भी हमारे माँ बाप को, दादा को भी अपने साथ रखना पड़ा। तो दादा दादी दोनों जो है हम ही लोग के साथ रहती थी। तो फिर हमको ठीक लगने लगा। ये चीज बंटवारा जो है ना, समझ गए, ई बंटवारा, माँ तुम्हारे तरफ पिताजी तुम्हारे, ई बंटवारा पता नहीं हमको पचता नहीं है। अब पता नहीं आप लोग को पच जाए अलग बात है। हम बचपन में थे, हम आपको बता रहे हैं उस टाइम जिस टाइम का घटना है, मात्र छठा सतमा में थे। छठा सतमा में हमको ये बात नहीं पचा, समझ गए। अब तो पचने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, समझे। तो ये चीज है। तो हाँ, तो पहले क्या होता था, ऋग्वेदिक समाज को जब आप देखेंगे कि ऋग्वेदिक समाज में जो है, समझिए, ऋग्वेदिक समाज में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार। उस परिवार में मां, पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, भाई बहन, चचेरा ममेरा ननेरा फुफेरा, टोटल सब एक साथ रहता था। सब एक साथ रहता था, समझिए, सब एक साथ रहता था। मतलब संयुक्त परिवार का प्रचलन था। और संयुक्त परिवार में ही सिर्फ ददिहाल का परिवार नहीं, ननिहाल के परिवार के भी लोग सब एक साथ रहते थे, समझिए, सब एक साथ रहते थे। और आपको आज तो पॉसिबल ही नहीं है, आज एकदम पॉसिबल नहीं है। ये तो अपना परिवार में भाई भाई में एकदम फाइटम फाइटी चलते रहता है, समझिए। और गांव घर का जो झगड़ा होता है ना, कौन चीज के लिए होता है? बीत भर जमीन के लिए। बीत भर जमीन मतलब अगर मान लिया जाए कि यहां से लेकर यहां तक हमारा है, यहां से लेकर यहां तक हमारे भाई का है, तो बीच में जो थोड़ा सा जमीन है, ये कहेगा नहीं हमर है, ये कहेगा नहीं हमर है, समझ। बस बीत भर जमीन के लिए गांव घर में झगड़ा होता है, समझ गए। इससे कुछ होना जानी होता न है, समझे। तो आप लोग ये सब काम नहीं कीजिएगा, बेहतर रहेगा, समझिएगा। ऐसे आपका जीवन है, आप अपना जानिए। सही बात बताना हमारा काम है, बाद बाकी करना या ना करना आपका काम है। आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। इस सब चीज से कुछ होना जानी नहीं है, क्योंकि इस संसार में इंसान नंगा आया है, नंगा जाता है। ना कुछ लेकर आया है, ना कुछ लेकर जाता है। सत्य यही है कि आपका कर्म, आप क्या कर्म करके गए, आप क्या छोड़ के गए हैं, समझ गए। आप किस प्रकार का व्यक्तित्व छोड़ के गए हैं, ये मायने रखता है, ये बहुत अधिक मायने रखता है, समझ गए। तो अच्छा कर्म करके जाइए, समझिए, बेहतर रहेगा। तो उस समय संयुक्त परिवार का प्रचलन था, संयुक्त परिवार का प्रचलन था। और दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, इन सभी के लिए एक शब्द का प्रयोग होता था। और इन सभी के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग होता था, वह शब्द था नप्तरी। जैसे मामा, मामा को हम लोग अंकल कह देते हैं, अपने पापा के भाई को हम लोग अंकल कह देते हैं, बड़ा भाई है छोटा भाई है उसको भी हम लोग अंकल कह देते हैं। तो जैसे मामा चाचा बड़े पा के लिए अंकल शब्द का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, उसी प्रकार से जो है उस समय नाना नानी दादा दादी के लिए नप्तरी शब्द का प्रयोग किया जाता था। आपको लग रहा होगा ये कौन बड़का बात है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा कि ऋग्वेदिक काल में नाना नानी दादा दादी चाचा चाची के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, वह शब्द कौन है? तो आंसर हो जाएगा नप्तरी। आंसर क्या हो जाएगा? नप्तरी हो जाएगा। आंसर नप्तरी हो जाएगा। क्लियर है? आप इस बात को याद रखिएगा। और उस समय अगर आप देखेंगे विवाह होता था, जैसे आज विवाह होता है, तो आज जो है विवाह में आपको दहेज प्रथा का प्रचलन है। सामान्य तौर पर जो लड़का होते हैं लड़की वाले से मोटी दहेज लेते हैं, फिर जाकर के विवाह करते हैं। लेकिन उस समय की अगर आप बात करेंगे तो उस समय दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था। उस समय दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था दहेज प्रथा का प्रचलन। उस समय जाति व्यवस्था में उतनी अधिक जटिलता नहीं आई थी। और उस समय लेकिन अगर कन्या को मतलब महिला को विवाह उपरांत परिवार के लोगों के द्वारा, पिता के द्वारा जो उपहार दिए जाते थे, उस उपहार को वहतू कहा जाता था। वहतू, उस उपहार को वहतू कहा जाता था। वहतू कहा जाता था, समझ गए। तो ये ऋग्वेदिक कालीन लोगों के सामाजिक व्यवस्था के विषय में हुआ। समाज में कितने वर्ण के लोग थे,
किन प्रथाओं का प्रचलन था, किन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था। साथ ही साथ यहां पर हम आपको जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि महिलाओं का शोषण किन प्रथाओं से होता है। महिलाओं का शोषण बाल विवाह प्रथा से होता है। बाल विवाह प्रथा यानी बच्चा 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 समझते हैं, यानी छोटे उम्र में, मतलब 8 बरस, 7 बरस, 5 बरस, 10 बरस, यानी ये छोटे से उम्र में। आप स्वयं सोचिए 5 बरस, 7 बरस, 8 बरस के उम्र में आपको विवाह का मतलब समझ में आता था? नहीं आता होगा, नहीं आता होगा। 5 बरस 7 बरस में विवाह का क्या मतलब समझ में आएगा जी? 5 बरस 7 बरस की उम्र में विवाह का मतलब समझ में आएगा? हाय ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हम अपना ही एग्जाम्पल बताते हैं। जब 5 बरस 6 बरस के उम्र में हम थे, समझ गए, तो हमसे पूछा जाता था, जैसे गांव घर का एक आध गो चचा बड़ी बुर्बक होता है, समझिए, एक आध गो चचा से बड़ी बुर्बक होता है। मेरा परिवार थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो उसमें बहुत लोग हैं, तो एक आध गो बड़ी बुर्बक था, समझ गए। तो हमसे जानबूझ करके जो है ना पूछता था कि तुम शादी किससे करेगा। तो देखिए, हमारी एक फुफेरी बहन थी जो हमसे छोटी थी, समझ, जो हमसे छोटी थी, हमसे मतलब 2 साल की छोटी थी। हम 5-6 साल के रहे होंगे। हमारी माँ कहती है ये सब बात, समझ गए। माँ और फुआ जब एक जगह इकट्ठा होता है ना पूरा परिवार, तब ये सब बात खुलता है, या फोन पे कभी सबसे बात करते हैं तब ये सब बात खुलता है, समझ गए। तो हम 5 बरस के होंगे, हमारी फुफेरी बहन 3 बरस की होगी, सुंदर थी, तो हम उसको देख के कहते थे कि हम उसी से शादी करेंगे, समझ गए। तो 5 बरस के उम्र में अगर हमको विवाह का मतलब पता होता तो क्या हम अपनी फुफेरी बहन के विषय में कहते कि हम उससे शादी करेंगे? तो 5 बरस 7 बरस के उम्र में विवाह का मतलब नहीं पता होता है, समझ गए। तो उस उम्र में विवाह का मतलब पता नहीं होता है, तो मतलब जिस उम्र में विवाह का मतलब पता नहीं है, उस उम्र में विवाह कर दिया जाना लड़कियों का। कम उम्र में विवाह होने से एक तो मानसिक, समझिए, मानसिक विकास रुक जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है, समझ, मानसिक शारीरिक विकास रुक जाता है। फिर आपको सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा मतलब अगर पति का निधन हो गया, पत्नी जिंदा है, पत्नी को जबरदस्ती पति के साथ जला दिया जाना, सती प्रथा। इससे क्रूरतम प्रथा और क्या हो सकता है? सती प्रथा, पर्दा प्रथा मतलब मुंह ढकने, पूरा शरीर ढकने, समझ गए, पर्दा प्रथा। ये जो तमाम महिला के शोषण करने वाली प्रथा थी, इन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था ऋग्वेदिक काल में। ना सती प्रथा का प्रचलन था, ना पर्दा प्रथा का प्रचलन था, ना बाल विवाह प्रथा का प्रचलन था। इन प्रथाओं का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में नहीं था। वहीं विधवा विवाह प्रथा का प्रचलन था, मतलब अगर कोई महिला विधवा हो गई है तो उसको फिर से विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। कुल मिलाकर के वैसी प्रथाएं जो महिला का शोषण किया करती थी, उन प्रथाओं का प्रचलन नहीं था। और वैसी प्रथाएं जो महिला को आजादी दिया करता था, उन प्रथाओं का प्रचलन हुआ करता था, उन प्रथाओं का प्रचलन हुआ करता था। यह बात समझ में आ रहा है? मतलब कितनी शानदार स्थिति महिला की रही होंगी, समझिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समाज पितृसत्तात्मक था, यानी महिलाओं की इतनी बेहतरीन स्थिति होने के बावजूद भी समाज पितृसत्तात्मक था। निर्णय पुरुष के द्वारा लिया जाता था, अर्थात पिता के द्वारा लिया जाता था, अर्थात पिता के द्वारा लिया जाता था। और समाज की
जो मूलभूत इकाई थी वह परिवार थी। परिवार, समाज की मूलभूत इकाई परिवार थी। परिवार के मुखिया पिता होते थे और पिता को कुलप कहा जाता था। पिता को कुलप कहा जाता था। पिता को कुलप कहा जाता था। अभी तक हमने जो भी चर्चा की है, समाज को लेकर, समाज में क्या था नहीं था, यही तो सामाजिक जीवन है। अब समझ में आया कुछ? तो अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। अब लिखिए, लिखिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक तो सबसे पहले भाई जी लोग और दीदी जी लोग, इसको जो है ऐसे करके लिखिए जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये लाइन हम खींच रहे हैं, इस लाइन के ऊपर जो भी बात है उसको छापिए। ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन वाले लोग को नहीं बोल रहे हैं, तो आप लोग को भी छापना है, क्योंकि हम पीडीएफ नोट आपको देने वाले हैं नहीं, आपको लिखना ही होगा। जब पीडीएफ नोट देवे करेंगे तो लिखाएंगे का है? तो लिखा रहे हैं मतलब पीडीएफ नोट हम आपको देने वाले नहीं हैं, इसलिए छापिए आराम से, मजे में। अरे बाप रे, छापे, छाप लिए। अब हेडिंग मारिए सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था और लिखना प्रारंभ कीजिए। हेडिंग मारिए सामाजिक व्यवस्था और लिखना प्रारंभ कीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त हम बोर्ड पे लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था और उसमें लिखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि ऋग्वेदिक समाज में 4 वर्णों ऋग्वेदिक समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी तथा इस समय वर्णों का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था
कर्म के आधार पर होता था, कर्म के आधार पर होता था। फुल स्टॉप। चार वर्ण, उसी में चार वर्ण निम्न थे, चार वर्ण निम्न थे, चार वर्ण निम्न थे। एक नंबर में ब्राह्मण, एक नंबर में ब्राह्मण, एक नंबर में ब्राह्मण, एक नंबर में ब्राह्मण, ब्राह्मण डैश देकर, डैश देकर, एक नंबर में ब्राह्मण डैश देकर, डैश देकर, डैश देकर, डैश देकर, डैश देकर। अध्ययन और अध्यापन करने वाला ब्राह्मण कहलाता था। है टूल दीजिए तो हीरो, लगता है बीमार पड़ेंगे, समझे। एक नंबर में ब्राह्मण डैश देकर, अध्ययन और अध्यापन करने वाला, अध्ययन और अध्यापन करने वाला ब्राह्मण कहलाता था। ब्राह्मण कहलाता था, फुल स्टॉप। क्षत्रिय, 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 क्षत्रिय शासन प्रशासन करने वाला, क्षत्रिय कहलाता था। तीन नंबर में वैश्य, वैश्य, वैश्य डैश देकर, कृषि और पशुपालन करने वाला, कृषि और पशुपालन करने वाला वैश्य कहलाता था। कृषि और पशुपालन करने वाला वैश्य कहलाता था, वैश्य कहलाता था, वैश्य कहलाता था। शूद्र, ऊपर के, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने वाला, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने वाला, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने वाला शूद्र कहलाता था। ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने वाला शूद्र कहलाता था। अब नीचे से लिखिएगा, अब आगे लिखिएगा नीचे से। ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार, ऋग्वेदिक काल में संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार का प्रचलन हुआ करता था। इस समय दादा दादी नाना नानी दादा दादी नाना नानी चाचा चाची
सभी एक साथ, सभी एक साथ, सभी एक साथ रहते थे, फुल स्टॉप। दादा दादी नाना नानी, उसी में दादा दादी नाना नानी इत्यादि के लिए, उसी में दादा दादी नाना नानी इत्यादि के लिए, दादा दादी नाना नानी इत्यादि के लिए नप्त्री शब्द, नप्त्री शब्द, नप्त्री शब्द बोर्ड पे लिखा हुआ है नप्त्री, नप्त्री शब्द का प्रयोग नप्त्री शब्द का प्रयोग किया गया, नप्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट, ऋग्वेदिक काल में समाज की ऋग्वेदिक काल में समाज की आधारभूत इकाई ऋग्वेदिक काल में समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी, परिवार थी। फुल स्टॉप। परिवार के मुखिया पिताजी होते थे, परिवार के मुखिया पिताजी होते थे, जिसे कुलप कहा जाता था, कुलप, जिसे कुलप कहा जाता था। परिवार के मुखिया पिताजी होते थे, जिसे कुलप कहा जाता था। परिवार के मुखिया पिताजी होते थे, जिसे कुलप कहा जाता था, कुलप, जिसे कुलप कहा जाता था, जिसे कुलप कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। फुल स्टॉप। कुलप कहा जाता था, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। इस समय समाज, जिसे कुलप लिखना होगा, हे भगवान, लिखना होगा आगे। इस समय समाज पितृसत्तात्मक था, इस समय समाज पितृसत्तात्मक था, बोर्ड पे लिख दिए हैं, पितृसत्तात्मक था। लेकिन फिर भी इस समय समाज पितृसत्तात्मक था। एकदम बात क्या है जानते हैं? आप लोग रहते हैं क्लास में शारीरिक तौर पर, लेकिन मानसिक और वैचारिक तौर पर कहीं और रहते हैं, समझ गए? चिनकी मिनकी पिनकी, एनआईटी घाट, गांधी मैदान, पटना जंक्शन में रहते हैं, समझ गए? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। अब इससे ज्यादा श्लोक क्या लिखा है? ठीक है, इस समय समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन फिर भी समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। इस समय महिलाएं
शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस समय महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस समय महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। फुल स्टॉप। इस समय की कई विदुषी महिलाएं इस समय की कई विदुषी महिलाएं इस समय की कई विदुषी यानी विद्वान महिला, इस समय की कई विदुषी महिलाएं जैसे लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, इस समय की कई विदुषी महिलाएं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, घोषा, सिकता, अपाला, अपाला इस महिला का नाम है, ठीक है। इस समय की कई विदुषी महिलाएं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला का विवरण बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखिए ना, का विवरण देखने को मिलता है। उसी में कंटिन्यू। इस समय महिलाएं यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। इस समय महिलाएं यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। इस समय महिलाएं यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। साथ ही साथ इस समय महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का अधिकार होता था। उपनयन संस्कार का अधिकार होता था। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा अगला पॉइंट। इस समय बाल विवाह प्रथा, इस समय बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, इस समय बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, का प्रचलन नहीं था। अगला पॉइंट, नहीं जानते हैं उपनयन नहीं जानते हैं आप लोग। देखिए सुनिए, समझाते हैं। उपनयन संस्कार नहीं समझते हैं तो समझिएगा। देखिए संस्कार 16 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 16। जब बच्चा मां के पेट में गर्भ धारण करता है तब से लेकर मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार होता है। पहला संस्कार गर्भाधान,
अंतिम संस्कार अंत्येष्टि। गर्भाधान मतलब गर्भ धारण करना से अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार, मतलब हिंदू हैं तो जलाया जाएगा और मुस्लिम है तो दफनाया जाएगा, अंत्येष्टि। उस बीच में विवाह एक संस्कार है, मुंडन एक संस्कार है, उसी में एगो उपनयन संस्कार है। खास तौर पर ब्राह्मण जाति में अभी खास तौर पर ऐसे, अब जो खास तौर पर प्रचलित है वो चर्चा कर। खास तौर पर ब्राह्मण जाति में, लाला में ये सब होता है। इसमें कौन जात है बोलिए, कौन जात है बोलिए ना। इसका मतलब आप गलत मत समझिएगा। अरे बोलिए, मुस्लिम है और मुस्लिम है आप, चलिए ठीक है। अगर मान लिया जाए कि जो है जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, ब्राह्मण राजपूत के आधार पर समझाते हैं, ठीक है। कहाँ है कार्ड, कहाँ है आपका? ये झूठ बोल रहा है लड़का, मुस्लिम है, हमको लगा झूठ बोल रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए, अरे सुनिए ना महाराज, ब्राह्मण और राजपूत पर समझिएगा। देखिए ब्राह्मण में होता क्या है कि विवाह से पहले न, पहले राजपूत समझिए तब ब्राह्मण समझिएगा, ठीक है। राजपूत में क्या होता है? विवाह में सिंदूरदान होता है, सिंदूरदान से पहले वरमाला होता है, वरमाला से पहले 2-3 दिन कार्यक्रम होता है। मतलब देखिए उसमें घीढारी होगा, उसके बाद मटकौर होगा, उसके बाद मरबा चढ़ाया जाता है, उसके बाद हल्दी रस्म होता है। ये सब होता है, ये सब सुने हैं, ये बात बता, ये सब होता है। तो राजपूत में जो है विवाह से 2-3 दिन पहले ये सब कार्यक्रम शुरू होता है। आपको उसी प्रकार से ब्राह्मण धर्म, लाला, इस सब में होता है कि जनेऊ समझते हैं, जनेऊ पंडित जी सब पहनता है, ठीक है। जनेऊ जो है जैसे कमर में जो पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है? अरे गला में रस्सी लगाते हैं, यहां रस्सी लगाते हैं, एगो कान में रस्सी लगाते हैं, समझते हैं ये सब? हाँ वहां पे है, देखिए वहां पे है, देखिए वहां पे है कान में, ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए होता क्या है, सुनिए, जैसे हम लोग के तरफ, सुनिए हम लोग के तरफ कैसा होता है वो बात हम आपको समझा देते। हम लोग के तरफ क्या होता है, अब उपनयन संस्कार सिर्फ पुरुष का होता है। हम लोग के तरफ क्या होता है, जैसे किसी का उपनयन संस्कार होना है, जिसका होना है वो बांस काटने जाएगा सबसे पहले, उसको बसकट्टी कहा जाता है, समझ गए? बांस काटता है वो, बांस काट करके लाता है, फिर मरवा बनाता है। मरवा किसको कहा जाता है जानते हैं? जिसमें हिंदू धर्म में जिसमें लड़का लड़की बैठ करके शादी करता है, जिसमें सिंदूरदान होता है, जिसमें पंडित जी बैठ करके लड़का लड़की से बहुत सारा चीज करवाता है, विधि विधान करवाता है, ये सब समझाते हैं, ये सब समझते हैं। तो ये सब जो विधि विधान है ना, ठीक है, इसी विधि विधान को उपनयन संस्कार कहा जाता है। मुख्य तौर पर होता ये है, और उसमें जो है खस्सी काटना होता है। देखिए ब्राह्मण धर्म में ये चीज है, आप कितने भी गरीब हैं उससे कोई मतलब न है। अगर आपके बेटा का उपनयन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, खस्सी आपको काटना होगा, आप जमीन बेच के काटिए, काटना होगा। हम लोग के तरफ है, अब आप लोग के तरफ क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, नहीं है। हम लोग के तरफ ऐसा है, हम लोग के तरफ है। अरे हम तो बोल रहे हैं हम लोग के तरफ, हम कहां बोल रहे हैं कि आपके तरफ है, समझ गए? हाँ सुनिए ना, तो मतलब सुनिए ना, तरीका जी भाल,
अब पूछ देते हैं, नहीं समझाएंगे अब। लिखिए, है शांत रहे, है शांत भाई, आप लोग समझाने नहीं देते। इस समय बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला पॉइंट, इस समय अगला पॉइंट, इस समय विधवा विवाह प्रथा, दास प्रथा, इस समय विधवा विवाह प्रथा, दास प्रथा इत्यादि का प्रचलन था। इस समय विधवा विवाह प्रथा, दास प्रथा इत्यादि का प्रचलन था। विधवा विवाह प्रथा, दास प्रथा इत्यादि का प्रचलन था। चलिए अब जो है आगे लिखिएगा। अमाजू लिखा दिए, अमाजू नहीं लिखा है। अगला पॉइंट, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आगे अगला पॉइंट, इस समय नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग, इस समय नियोग प्रथा का प्रचलन था। इस समय नियोग प्रथा का प्रचलन था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इस समय विवाह के उपरांत, इस समय विवाह के उपरांत इस समय विवाह के उपरांत कन्याओं को, इस समय विवाह के उपरांत कन्याओं को जो उपहार दिए जाते थे, इस समय विवाह के उपरांत कन्याओं को, इस समय विवाह के उपरांत कन्याओं को जो उपहार दिए जाते थे, इस समय विवाह के उपरांत कन्याओं को जो उपहार दिए जाते थे, इस समय विवाह के उपरांत कन्याओं को जो उपहार दिए जाते थे उसे वहतू कहा जाता था। आगे, इस समय दो प्रकार के विवाह, इस समय दो प्रकार के विवाह का प्रचलन। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इस समय दो प्रकार के विवाह का प्रचलन। इस समय दो प्रकार के विवाह का प्रचलन, इस समय दो प्रकार के विवाह का प्रचलन हुआ करता था। इस समय दो प्रकार के विवाह का प्रचलन हुआ करता था। एक नंबर में अनुलोम विवाह डैश देकर, एक नंबर में अनुलोम विवाह डैश देकर, एक नंबर में अनुलोम विवाह डैश देकर, डैश देकर। जब उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह जब उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की महिलाओं के साथ होता था, जब उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की महिलाओं के साथ होता था, जब उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की महिलाओं के साथ होता था, तो उसे अनुलोम विवाह, तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। जैसे ब्राह्मण पुरुष का विवाह शूद्र महिला के साथ होना, जैसे ब्राह्मण पुरुष का विवाह शूद्र महिला के साथ होना, जैसे
ब्राह्मण पुरुष का विवाह शूद्र महिला के साथ होना, जैसे ब्राह्मण पुरुष का विवाह शूद्र महिला के साथ होना, ब्राह्मण पुरुष का विवाह शूद्र महिला के साथ होना, ब्राह्मण पुरुष का विवाह शूद्र महिला के साथ होना, ब्राह्मण पुरुष का विवाह शूद्र महिला के साथ होना। आगे प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, जब उच्च वर्ण की महिला का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता था, जब उच्च वर्ण की महिला का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष के साथ होता था, यानी ब्राह्मण महिला का विवाह शूद्र पुरुष के साथ होना, ब्राह्मण महिला का विवाह शूद्र पुरुष के साथ होना, शूद्र पुरुष के साथ होना। नियोग प्रथा, अनुलोम विलोम, महिला वर्ण, कर्म, ये सब लिखाइए दिए हैं। पितृसत्तात्मक उपनयन, घोषा, सिकता, आपला सब लिखा दिए हैं। चलिए दीजिए, आइए भाई जी लोग, दीदी जी लोग याद कीजिए, ठीक है। और एगो बात बोल देते हैं, हमको निकलने दीजिएगा अभी, ठीक है। लड़का लड़की सबको बोलना है, जो लोग हैं यहाँ पर लड़की को सही से निकाल दीजिएगा। लड़की निकलेगी, लड़की के बीच में लड़का को इंटर नहीं करना है, ठीक है। मेरा तबीयत खराब है फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, समझ गए। कल रात से टॉन्सिल बढ़ गया है, ठीक है। और अरे गर्म पानी से गलाला कर रहे हैं महाराज, अब लग रहा है बुखार आ जाएगा, समझे। तो अब टैबलेट लेना पड़ेगा लगता है, समझे। हमको निकलने दीजिएगा, हम रेस्ट करेंगे तभी जो है अगला क्लास ले पाएंगे, इसलिए पहले हमको निकलने दीजिएगा। रिक्वेस्ट है आप सब से, देखिए हम सब रोज लास्ट में जाते हैं, आज हमको पहले जाने दीजिएगा। लड़की लोग से भी पहले हम जाएंगे, लड़का लोग लड़की लोग के बीच में मत आइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, समझ गए। आइए याद करते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। किधर से किधर? बायां से। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली। ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप क्या कहल? देवनागरी किधर से किधर लिखा है? किधर से किधर? चलिए आगे बताइएगा ऋग्वेदिक समाज में कितने वर्ण के लोग, कितने वर्ण? और इस समय वर्ण का निर्धारण कौन आधार? कर्म न। कौन आधार पर? इस समय वर्ण का निर्धारण कौन आधार? कर्म के आधार। जो अध्ययन अध्यापन करता था क्या का? शासन प्रशासन, कृषि और पशुपालन। जो ऊपर के तीनों वर्णों एकल परिवार व्यवस्था का प्रचलन था या संयुक्त परिवार? नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी सब एक साथ रहते थे। नाना नानी, दादा दादी के लिए कौन शब्द? कौन शब्द? कौन शब्द? समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? परिवार। समाज की आधारभूत इकाई परिवार। समाज की आधारभूत इकाई परिवार के मुखिया पिता। परिवार के मुखिया पिता को क्या कहा जाता? कुलप। पिता को ऋग्वेदिक समाज कैसा था? पितरी। ऋग्वेदिक समाज कैसा था? ऋग्वेदिक समाज कैसा था? पितरी। लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, हाँ या ना? हाँ ना? लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला किस समय की विदुषी महिला थी?
ऋग्वेदिक का, ऋग्वेदिक बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन था नहीं ना, विधवा विवाह प्रथा और दास प्रथा था ना, नियोग प्रथा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं क्या कहलाती, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं क्या कहलाती, अमाजू ना। ऋग्वेदिक काल में जो कन्याओं को उपहार दिया जाता था उसे क्या कहते हैं, वातु। कन्याओं को जो उपहार दिया जाता था क्या कह, विवाह कितने प्रकार, कितने प्रकार से, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से ना, अनुलोम विवाह, याद कीजिए भूल जाते हैं, ठीक है। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, देखिए एगो याद रखिए, दोनों याद मत कीजिए, एगो याद रखिए और दूसरा सीधा पलट दीजिए, काम खत्म है। तो एक एगो याद रखना है, ठीक है। ऐसे हम दूसरा याद भी करवा देते, प्रतिलोम विवाह। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का, हमको निकलने दीजिए तब निकलिए।